हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज़ में। पिछले लेक्चर में हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की समन्वय संख्या, उसका संकुलन गुणांक और उसकी एकक कोशिका के आयतन के बारे में अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम फलक केंद्रित घनीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फलक केंद्रित घनीय संरचना, जिसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, इसके बारे में बेसिक डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें एटम कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। फलक केंद्रित घनीय संरचना में एकक कोशिका के कॉर्नर पर परमाणु पाए जाते हैं। इसके अलावा फलक के केंद्र पर भी परमाणु पाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रत्येक फेस के सेंटर पे एटम है और इसके अलावा कॉर्नर्स पे भी एटम इसमें रखे हुए हैं। तो ऐसी संरचना हमारी फलक केंद्रित घनीय संरचना कहलाती है। अर्थात फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु चारों कोनों के परमाणु को स्पर्श करता है, परंतु कोनों के परमाणु आपस में स्पर्श नहीं करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हो, ये जो फलक पे जो परमाणु है वो इससे भी स्पर्श कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, लेकिन ये और ये आपस में स्पर्श नहीं कर रहे हैं, इनके बीच में गैप है। अब हम बात करते हैं आगे इसकी समन्वय संख्या की। तो फलक केंद्रित घनीय संरचना की समन्वय संख्या 12 होती है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, समन्वय संख्या होती क्या है। समन्वय संख्या है वो निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या होती है। कोई भी परमाणु है, उसके निकटतम कितने पड़ोसी परमाणु हैं वो कहलाती है हमारी समन्वय संख्या। आपको थोड़ा सा 3D के अंदर, त्रिविम के अंदर सोचना है, अपना जो माइंड है उसको थोड़ा सा चलाना है, उसके अंदर देखना है कि भाई कैसे है ये एटम है वो 12 एटम से स्पर्श कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना है इसको। ये देखो, आपका ये जो फेस का एटम है, इस फेस पे जो एटम रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, इससे निकटतम दूरी पे परमाणु कितने हैं, 1 2 3 4। अब ये फेस है, ये वाली फेस है, वो कितनी फेस से कांटेक्ट में है, इस फेस के भी कांटेक्ट में है और इस फेस के भी कांटेक्ट में है। तो कितने परमाणु हैं इससे जो और टच करेंगे इसको। ये जो एटम है वो इसके कॉर्नर पे रखा हुआ एटम है, उसको भी टच करेगा। इसके कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है, उसको भी टच करेगा। यहाँ पे जो एटम है उसको भी टच करेगा, यहाँ पे जो एटम है उसको भी टच करेगा। इसी प्रकार से इसके इधर भी एक फेस है जो दिखाई नहीं दे रही है, उसके इस कॉर्नर वाले एटम को भी ये टच करेगा, इस कॉर्नर वाले एटम को भी टच करेगा, नीचे वाली फेस का जो एटम मैंने नहीं दिखाया उसको भी ये टच करेगा और इसको भी ये टच करेगा। तो 4 तो ये थे और 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस प्रकार से ये टोटल 12 परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है। अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 12 होगी। आई समझ में या नहीं आई बात आपको? अगर नहीं आई है तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ कैसे इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लेते हैं अपन कि ये और ये परमाणु और ये परमाणु निकटतम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस परमाणु और ये परमाणु दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, निकटतम परमाणु हैं। तो ऐसे कितने परमाणु हैं? अब देखो, ये एटम ऐसा तो है नहीं जहां आप मान लो ये एटम आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस फेस पे है। एटम भी अपना गोलाकार है, तो ये इस फेस के अंदर, मतलब अपना क्यूब के अंदर भी थोड़ा बहुत तो जा ही रहा है। भाई आधा एटम है वो इस फेस पे है, तो फेस को अगर हमने कट करते हैं, फेस को हम काटते हैं तो आधा एटम है वो फेस के या फिर क्यूब के अंदर चला गया है।
बाहर तो हमें उसका जो कटा हुआ पार्ट है वही दिखाई देगा, जो वर्ताकार है वही हमें दिखाई दे रहा है यहाँ, लेकिन इसके अंदर भी तो जो पार्ट है, अब वो पार्ट है वो इससे तो टच कर ही रहा है, इस फेस के 4 एटम से तो टच कर रहा है, लेकिन इससे एडजेसेंट जितनी भी फेस हैं उनके जो निकटतम परमाणु उनको भी टच करेगा। जैसे कि इसको टच करेगा, इस परमाणु को टच करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। इसी तरीके से एक फेस अगर इधर होती तो 2 उसके परमाणु टच होते इससे, और एक नीचे वाली फेस के भी 2 परमाणु इससे टच होते। तो इस प्रकार इससे टोटल कितने परमाणु हैं वो स्पर्श कर रहे हैं, वो होंगे हमारे 12। तो अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आई बात समझ में या नहीं आई? अब हम आगे बढ़ते हैं जालक नियतांक के बारे में। जालक नियतांक का बेसिकली मतलब हमने पिछले 2 लेक्चर या पिछले 3 लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं। जालक नियतांक का मतलब हमें बेसिकली ये करना है कि जो घन की भुजा की लंबाई है और जो परमाणु रखे हुए हैं उनकी त्रिज्या में क्या संबंध है, सिर्फ वो हमें निकालना है। तो अब मैं एक फेस ले लेता हूँ, ये बाहर वाली फेस है, इसकी हम बात कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली फेस, एक ही फेस की मैं बात कर रहा हूँ। अब हमें चाहिए ए और आर में रिलेशन। क्या मैं इस परमाणु और इस परमाणु की सहायता से ए और आर में रिलेशन निकाल सकता हूँ? हमें पता है इस परमाणु की त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है आर, और ये भी इसकी त्रिज्या है आर, और ये इसकी भुजा थी वो कितनी थी, ए थी। क्या मैं ए को 2r के बराबर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं। अगर ये टच कर रहे होते तो हम इसको 2r के बराबर लिख देते हैं। इन दोनों के बीच में गैप है यहाँ पे, इसलिए ये 2r के बराबर नहीं है। लेकिन देखो इस विकिरण पे जो परमाणु है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब इस विकिरण की जो लंबाई है वो किसके बराबर आएगी, इस परमाणु की त्रिज्या। इस परमाणु की त्रिज्या कितनी है, आर, आर प्लस ये पूरा एटम रखा हुआ है तो इसका क्या है, व्यास, जो किसके बराबर होता है, 2r के बराबर। या फिर बेसिकली मैं दिखा सकता हूँ आपको, एक सेंटर पे एटम रखा हुआ है, एक एटम ये रखा हुआ है, एक एटम ये रखा हुआ है, जो आपस में टच कर रहे हैं, और ये इसका विकिरण है। तो ये क्या है, 2r प्लस ये आपका सेंटर पे एटम है, एक एटम ये रखा हुआ था, एक ये रखा हुआ था, इसकी त्रिज्या r थी, प्लस ये 2r था, प्लस इसकी r थी। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो गया अपने पास, 4r, और वो किसके बराबर होना चाहिए, इस विकिरण की लंबाई आप बताओ मेरे को कितनी होगी। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, क्या इसकी लंबाई √2a होगी या इसकी लंबाई √3 होगी? कितनी होगी इसकी लंबाई, आप मेरे को बता दो। क्या ये इस घन का बॉडी डायगोनल है? नहीं है। ये क्या है, ये सिर्फ एक फेस का विकिरण है, एक फलक का विकिरण है। अगर एक फलक का विकिरण ये है तो इस फलक की एक भुजा ये ए है, ये भुजा भी ए है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये आपका क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ये क्या है, इसका विकिरण, तो ये कितना हो जाएगा, a² प्लस a² का अंडर रूट इज इक्वल टू √2a हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये इस एक फलक का विकिरण है जिसकी लंबाई √2a के बराबर है, और वो किसके बराबर होनी चाहिए अपनी, 4r के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही मैंने यहाँ पे लिखा है, 4r इज इक्वल टू √2a। यहाँ से हमारे पास a निकल के आएगा, वो कितना हो जाएगा, 4r/√2। हमें यही चाहिए था, r और a में रिलेशन। अब हमें चाहिए इससे एकक कोष्टिका या फिर फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है, उसका आयतन चाहिए। ये क्या है, घनीय कोष्टिका है, इसलिए एक घन का आयतन कितना होता है, a³ के बराबर होता है। तो a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4r/√2। इसका मान हमने रख दिया तो कितना आ जाएगा, 64/2 √2r³ आ गया। हमारा मकसद क्या है, संकुलन गुणांक निकालना है। तो संकुलन गुणांक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या भी चाहिए, क्योंकि संकुलन गुणांक की परिभाषा हमने लिखी थी, एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं का आयतन बटे
एकक कोष्टिका का कुल आयतन। तो एकक कोष्टिका में जितने परमाणु रखे हुए हैं उनका आयतन अगर हम निकालें तो उसके लिए हमें पहले परमाणुओं की संख्या चाहिए, उसमें कितने परमाणु हैं, और परमाणुओं की संख्या अगर हमने निकाल ली तो उसको एक परमाणु के आयतन से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल परमाणुओं का आयतन आ जाएगा जो उस एकक कोष्टिका में रखे हुए हैं। और कुल आयतन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो हमारा ये आ गया है। तो उससे हमारी क्या निकल जाएगी, संकुलन गुणांक निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या, अब हमें पता है फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका में परमाणु कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। फलक केंद्रीय घनीय कोष्टिका में परमाणु है वो एकक कोष्टिका के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। एक कॉर्नर का कितना पार्ट है वो एकक कोष्टिका के अंदर होता है, वो 1/8 भाग होता है। इस प्रकार से 1/8 इंटू 8 ये क्या हो गए, कॉर्नर के परमाणु, प्लस एक घन के अंदर कितने फलक होते हैं, 6। प्रत्येक फलक के सेंटर पे क्या रखा हुआ है, एटम रखा हुआ है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उसका आधा पार्ट है वो घन के अंदर होता है, आधा दूसरे घन के अंदर होता है। तो एक एटम का एक घन के अंदर कितना पार्ट आया, 1/2। टोटल हैं कितने फलक पे, 6, क्योंकि 6 फलक हैं तो वो प्रत्येक फलक पे रखा हुआ, तो 6 एटम हो गए। तो उनका कितना पार्ट हो गया, 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। तो टोटल कितने हो गए, कॉर्नर वाले हो गए 1 प्लस फेस वाले हो गए 3 इज इक्वल टू 4। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई है। अब हम आसानी से संकुलन गुणांक निकाल सकते हैं। संकुलन गुणांक क्या होता है, परमाणुओं का आयतन बटे कुल आयतन। परमाणु कितने हैं हमारे, 4 इंटू एक परमाणु का आयतन कितना है, हमने परमाणु अब तक जहाँ भी माने हैं उनका आकार कैसा माना है, गोलाकार। और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³। तो ये तो क्या आ गया, उस एकक कोष्टिका में जितने परमाणु हैं उनका आयतन आ गया, बट्टे क्या चाहिए हमें, एकक कोष्टिका का कुल आयतन जो कितना है हमारा, a³ के बराबर है। इस a का मान रख देते हैं। जैसे ही आपने a का मान रखा, आपके पास संकुलन गुणांक का मान, ये परमाणुओं का आयतन और ये a³ की वैल्यू मैंने रख दी। इसको हमने सोल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.74। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर एकक कोष्टिका फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका का कुल आयतन अगर 1 है तो उसका 0.74 भाग है वो परमाणुओं से भरा हुआ है, बाकी खाली है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फलक केंद्रित एकक घनीय कोष्टिका का संकुलन गुणांक कितना होता है तो आप क्या बताओगे, 0.74। या अगर प्रतिशत में पूछता है तो आप कितना बताओगे, 74% या 74% क्या होता है उसका संकुलन गुणांक। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका में वॉइड स्पेस या खाली स्थान कितना होता है तो वो कितना हो जाएगा, 100 - 74 इज इक्वल टू 26% हो जाएगा। अब तक जो स्टडी हमने की है उसमें हमने सिंपल क्यूबिक घनीय एकक कोष्टिका की बात कर ली, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक घनीय एकक कोष्टिका की बात कर ली, और फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की बात हम कर चुके हैं। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कौन सी घनीय कोष्टिका है जिसका संकुलन गुणांक अब तक मैक्सिमम आया है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल क्यूबिक का 52% आया था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का 68% आया था, और फलक केंद्रित का कितना आया हमारा, 74% आ गया है। तो मैक्सिमम किसका हुआ, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका का मैक्सिमम संकुलन गुणांक है। संकुलन गुणांक मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, उसके अंदर अधिकतम परमाणु रखे हुए हैं, यही हुआ ना इसका मतलब। क्योंकि उसका जो एकक कोष्टिका का आयतन है उसको अधिकतम किसने घेरा है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में रखे परमाणुओं ने घेरा है। अगर अब देखो अब तक जितनी कोष्टिका बढ़े सबका आयतन क्या था, a³ ही था, लेकिन एक की संकुलन गुणांक 74 है, एक का 68 है, और एक का कितना है, 52 है। इसका मतलब सबसे क्लोज पैकिंग किसकी हुई, परमाणु सबसे क्लोज किस में रखे हुए हैं, ऑब्वियसली किस में रखे हैं, हमारे फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में। अब क्या आप समन्वय संख्या को संकुलन गुणांक से रिलेट कर सकते हो,
डेफिनेटली आप रिलेट कर सकते हो। आप थोड़ा सा गौर करो और देखो, जो हमारा सबसे पहले कौन सी थी, सिंपल क्यूबिक एकक कोष्टिका थी, उसके जो समन्वय संख्या आई थी वो कितनी आई थी, 6 आई थी, और वहाँ हमारा संकुलन गुणांक कितना आया, 52%। उसके बाद हमारी कौन सी थी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सोल, उसके अंदर संकुलन गुणांक कितना आया था, 68%, और समन्वय संख्या कितनी थी वहाँ, 8 थी। यहाँ पे कितना आई समन्वय संख्या, 12, और संकुलन गुणांक कितना आ गया, 74%। इसका मतलब क्या हुआ, जिस एकक कोष्टिका की समन्वय संख्या ज़्यादा है उसका संकुलन गुणांक भी क्या मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत सदिशों की बात कर लेते हैं। अभाज्य कोष्टिका का मतलब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी कोष्टिका जिसमें परमाणु किसमें होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसके मूलभूत सदिशों के बारे में। ये कोष्टिका हमारी फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका है। ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है, और ये इसकी जेड एक्सिस है कि नहीं है। अब इसमें क्या मैं यहाँ से यहाँ तक की जो परमाणु लूँगा वो निकटतम है, नहीं है। निकटतम कौन सा है, इससे हम चलेंगे तो ये परमाणु इसके नियरेस्ट है। अगर मैं मूल बिंदु किसको मान लेता हूँ, इसको मूल बिंदु मानता हूँ, तो ये इससे नियरेस्ट है। एक ये वाली फेस के सेंटर पे वो नियरेस्ट है, और एक इस वाली फेस के सेंटर पे है वो नियरेस्ट है। तो ये जो परमाणु हैं उनका जो निर्देशांक है वो क्या कहलाएंगे, इसके मूलभूत सदिश। तो इस वेक्टर को क्या कहते हैं अपन, ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है। ठीक है कि नहीं है। तो हम ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के निर्देशांक याद कर लेते हैं ताकि हम उसको सदिश रूप में लिख लें। ठीक है, तो चलो हम इसको लिख लेते हैं। हमारे क्या हो गए हैं, एक्सिस हो गए, ये एटम थे 3, ये हमारा ए वेक्टर है। ये जो एटम है, ये वाला एटम, ये किस तल में रखा हुआ है, एक्स और वाई तल में रखा हुआ है, रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। नीचे जो इसका जो बॉटम सरफेस है किसकी, फलक की, उसके सेंटर पे ये एटम है कि नहीं। तो इसका जो निर्देशांक है वो कितना आएगा। निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपने को विभिन्न अक्षों से होते हुए कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है। इस एटम तक अगर मैं चलना चाहूँ तो क्या करूँ, यहाँ से इधर आऊँ, इसके सेंटर पे आ जाऊँ, तो इस दिशा में कितनी दूरी मैं चलूँ, a/2 दूरी चलूँगा। वो कौन सी दिशा थी अपनी, अक्ष दिशा थी। इसका मतलब क्या हो गया, a/2 आई कैप। अब मैं कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचना कहाँ तक है, यहाँ तक। यहाँ तक आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, y दिशा में और चलना पड़ेगा। वो भी कितना है, देखो a/2 दूरी है कि नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a/2 है, और मैं इस एटम तक पहुँच गया हूँ। इसका मतलब ये निर्देशांक कितना हो गया, a/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप। ये किसके निर्देशांक हो गए, इस ए वेक्टर के, कौन से ए वेक्टर के, अभाज्य कोष्टिका का जो मूलभूत सदिश ए वेक्टर है उसके निर्देशांक हमारे कितने हो गए, a/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप। हुए कि नहीं हुए। इसी तरीके से अगर मैं बी वेक्टर निकालूंगा तो बी वेक्टर हमारा कौन सी फेस पे है, इस फेस पे रखा हुआ है, जो कौन सी है, ये फलक किस प्लेन में है, ये फलक है हमारा कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। अगर वाई जेड प्लेन में है तो इसका निर्देशांक हमारा कितना आ जाएगा, a/2 जे कैप प्लस के कैप। अगर मैं सी वेक्टर की बात करूँगा तो वो कौन से प्लेन में है, वो है हमारा ये एक्स जेड प्लेन में है। तो इसके निर्देशांक हमारे हो जाएंगे a/2 के कैप प्लस आई कैप। तो इस प्रकार हमारे पास इस अभाज्य कोष्टिका के तीनों मूलभूत सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस अभाज्य कोष्टिका के आयतन की। अभाज्य कोष्टिका का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अभाज्य कोष्टिका क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, यही होता है। मान रख दो इसमें उठा के, ए वेक्टर का मान रख दिया ये a/2 आई कैप प्लस जे कैप डॉट बी क्रॉस सी, ये बी का मान है और ये सी का मान है। क्रॉस प्रोडक्ट करना है पहले इन दोनों का, उसके बाद आपको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a³/4 मिल जाएगा। इस प्रकार इस अभाज्य कोष्टिका का आयतन हमारा कितना आया है, a³ /
4 आ गया है। जबकि जो एकक कोष्टिका थी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, उसका आयतन कितना था, ए क्यूब, और उसकी अभाज्य कोष्टिका का आयतन कितना आया है, ए क्यूब बाई 4, जो क्या है उससे 4 गुणा कम है। फलक केंद्रित अभाज्य कोष्टिका या फिर फलक केंद्रित घनीय संरचना के एग्जाम्पल है हमारे पास हैं, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, लेड है। ये हमारे किस प्रकार की संरचना बनाते हैं, फलक केंद्रित घनीय संरचना बनाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे षटकोणीय सुसंकुलित संरचना के बारे में। अब तक आपकी कोई दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।